आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग परक्विजिट्स बोलते हैं। ये इनकम टैक्स में एक चैप्टर है, सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, जो एक इंडिविजुअल का फर्स्ट हेड है, उसके बारे में है। उसी में एक टॉपिक है बाबू अलाउंस और दूसरा है परक्विजिट्स। तो अलाउंस के बारे में हम फिर कभी पढ़ाएंगे, नॉर्मली वो कैश में होता है। आज हम समझते हैं परक्विजिट्स क्या होता है। तो परक्विजिट्स का मतलब हिंदी में इसको अनुलाभ बोलते हैं। जैसे जब एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉयर होता है, अपने एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट पहुंचाना चाहता है, कुछ बेनिफिट देना चाहता है, जो कैश में ना होके वो काइंड में होगा। जैसे उसको कंपनी आने जाने के लिए पैसा ना दे के ट्रांसपोर्ट के बदले में उसको बोल देगा कि मैं अपना कार आपको दे देता हूँ, उसी कार से तुम आना और जाना। रहने के लिए वो मकान आपको दे देगा, उसको हम लोग परक्विजिट्स बोलते हैं। अब वो आपको जिम का फैसिलिटी दे देगा, मतलब तो वो कैश में ना देके वो आपको काइंड के रूप में दे देगा, उसी को हम लोग परक्विजिट्स बोलते हैं। परक्विजिट्स के अंदर में एक टॉपिक जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि अगर ये टॉपिक को नहीं समझिएगा तो इनकम फ्रॉम सैलरी को समझना बहुत मुश्किल होगा। उसका नाम है बाबू रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं तो कंपनी चाहता है कि टाइम पर आप यहाँ आ जाइए हमारे यहाँ। अब कभी कभी क्या होता है ना कि एम्प्लॉय अब खोजता है क्या कि सस्ता मकान अगर अगल बगल मिल गया तब तो ठीक है, जो है अगर नहीं मिलता है तो अपने अकॉर्डिंग टू सैलरी जो है वो कहीं पे दूर ले लेता है। आने जाने में उसको प्रॉब्लम होता है और बार बार उसको लेट होता है, जिससे कारण कंपनी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एम्प्लॉय को लेट से आएगा तो कंपनी का काम का नुकसान होगा। तो वो क्या करता है ना, कंपनी जो है कंपनी क्या करता है, आपसे कहता है क्या कि अगल बगल में ही ले लो, नहीं अगर ऐसा पॉसिबल हो रहा है तो तुम हमारा ही फ्लैट में क्या करो रह जाओ, जो कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए बनाता है उस फ्लैट में तुम रह जाओ। तो देखिए इसका कैलकुलेशन में कैसे करेंगे हम लोग। तो उसमें देखा जाता है रेंट फ्री एकोमोडेशन के अंदर में कि कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो कंपनी उसको होटल में बोला है कुछ दिन स्टे करने के लिए, या उसको अपना घर दे दिया है रहने के लिए। सबसे पहले हम होटल का रूल समझ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि कंपनी का कोई मकान खाली नहीं रहता है, वो 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो खाली होने वाला रहता है, या 2 महीने के बाद खाली होने रहता है। तो कंपनी कहता है कि जब तक तुम क्या करो होटल में रुक जाओगे। अगर होटल के अंदर में अगर वो कंपनी रुकने के लिए अपने एम्प्लॉय को कह दिया होटल के अंदर में, तो याद रखेंगे हम लोग कि 15 दिन तक अगर कोई एम्प्लॉय होटल में रुक रहा है तो वो अमाउंट बाबू टैक्सेबल नहीं होगा, वो अमाउंट आपका जो है एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, वो आपके सैलरी में नहीं ऐड होगा। लेकिन जैसे ही मोर देन 15 डेज, अगर आप 15 दिन से ज़्यादा अगर रह रहे हैं, 15 दिन से ज़्यादा होटल में रह रहे हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा और वो आपके सैलरी में ऐड होगा। कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे होटल वाले को कि एक्चुअल अमाउंट पेड बाई एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर पेड करेगा उसका अमाउंट यहाँ पे डाल देना है, और 25% ऑफ सैलरी का निकालना है। 25% सैलरी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम ऊपर में डाल दिए हैं। सैलरी का मतलब बेसिक पे प्लस डीए। डीए तभी लेंगे जब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी बोलेगा, तब नहीं बोलेगा छोड़ देंगे। प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस। याद रखिएगा एग्जेम्प्टेड अलाउंस को नहीं, जो टैक्सेबल अलाउंस होगा वो सबको ले लेना है, ऐड कर लेना है, उसका निकालना है 24%। उसके बाद इस दोनों में कंपेयर करेंगे, विचेवर इज लेस, दोनों में से जो कम अमाउंट होगा उसको ले लेना है, और इसमें से एक्चुअल अमाउंट पेड बाय जो एम्प्लॉय माइनस देगा, पेड करेगा, उसको माइनस कर देना है। तो इस तरह हमारा आ जाएगा टैक्सेबल परक्विजिट्स। होटल का ये रूल है, होटल का ये रूल है। क्वेश्चन के अंदर में होटल भी कई बार आपको आ जाता है, और होटल आपको बहुत बार क्वेश्चन फंसाएगा कि सर होटल का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। दूसरा है कंपनी होटल ना देके अगर आपको रहने के लिए मकान दे देता है, रहने के लिए अगर घर देता है, तब उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसको हम बोलते हैं अदर दैन होटल, होटल को छोड़कर। इसमें देखा जाएगा कि कंपनी जो आपको रहने के लिए घर दिया है विथ फर्नीचर दिया है या विदाउट फर्नीचर दिया है। कई बार कंपनी क्या करता है ना, अपने एम्प्लॉय को जब घर देता है ना, मकान देता है, तो बेड भी दे देता है, उसको सोफा भी दे देता है, उसको टेबल भी दे देता है। अब सोचिए ना, कंपनी अगर बेड दे रहा है, सोफा दे रहा है, तो कंपनी को कहीं ना कहीं पैसा लगा होगा ना उसको खरीदने में। अगर एम्प्लॉय खुद से खरीदता है तभी पैसा लगता है जो है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो कंपनी को तो पैसा लगा होगा। कंपनी क्या करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा कि भैया कितना पैसा हमको लगा। तो अगर फर्नीचर के साथ देगा तो फर्निश्ड, अगर विदाउट फर्नीचर देगा तो अनफर्निश्ड।
तो अगर फर्निश्ड हाउस होगा कंपनी का फर्निश्ड हाउस है, तो कैसे हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे? स्टेप 1 वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा अमाउंट, उसको डाल देना है। स्टेप 2 में क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ फर्नीचर हम लोग ऐड करेंगे। अब वो भी फर्नीचर देखेंगे कि कंपनी के खुद का फर्नीचर है, कंपनी का ऑन है अपना एक फर्नीचर, या कंपनी किराए पे लेकर फर्नीचर को दिया है। अगर कंपनी का खुद का फर्नीचर होगा तो 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट फर्नीचर का जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 1 लाख का फर्नीचर होगा तो 1 लाख का 10% 10,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये दोनों अमाउंट को प्लस करके यहाँ डाल देंगे। और अगर कंपनी का रेंट पे लेके दिया हुआ होगा तो एक्चुअल चार्जेस का मतलब अगर रेंट उसका 10,000 रुपए एक महीने का होगा, एक साल का 1,20,000 होगा। अगर 1 लाख दे दिया या 1.5 लाख दे दिया, रेंट 2 लाख दे दिया, जो अमाउंट दिया रहेगा उसको सीधा उठा के यहाँ पे डाल देना है। मतलब दोनों में से कोई एक ही रहेगा, या तो कंपनी का खुद का फर्नीचर होगा या तो कंपनी रेंट पर लेके देगा। तो इस तरह हम लोग फर्निश्ड हाउस का कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर अनफर्निश्ड हाउस है तब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? अनफर्निश्ड वाले में देखा जाता है कि वो जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है। एक होता है बाबू सरकारी कंपनी, दूसरा होता है प्राइवेट कंपनी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, लाइसेंस फी दिया जाता है, मतलब गवर्नमेंट जो उसको लमसम पेड करती है वो अमाउंट दिया जाता है, उसको डाल देना है। लेकिन अगर प्राइवेट एम्प्लॉय होगा तो प्राइवेट एम्प्लॉय में भी देखना है हम लोगों को कि कंपनी के खुद का घर है या कंपनी रेंट पे लेके घर को दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कोई कैलकुलेशन नहीं करना, लाइसेंस भी दिया रहेगा। लेकिन अगर प्राइवेट एम्प्लॉय हुआ तो फिर देखेंगे इसमें अनफर्निश्ड वाले में कि कंपनी का खुद का मकान है, जिसको हम यस से डी को इंडिकेट किए हैं, या कंपनी ने रेंट पर लेके दिया है। अगर कंपनी के खुद का मकान होगा तब हम लोग को पॉपुलेशन देखना है। पॉपुलेशन किस बात का देखना है कि सर जिस सिटी में एम्प्लॉय गया है काम करने के लिए उसका पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है। अगर 25 लाख से ज्यादा होगा तब रेंट फ्री एकोमोडेशन निकालने में हम लोग 15% सैलरी का लेंगे, ठीक है। दूसरा केस हम लोग देखेंगे कि 10 लाख से ज्यादा और 25 लाख तक अगर होगा तो हम लोग सैलरी का 10% लेंगे, और अगर 10 लाख से जनसंख्या कम हुआ, पॉपुलेशन कम हुआ तो सैलरी का 7.5% हम लोग को लेना है। ये किस केस में करेंगे? जब कंपनी का खुद का घर होगा, अनफर्निश्ड हाउस होगा, वो फर्निश्ड नहीं होगा, याद रखेंगे अनफर्निश्ड हाउस होगा। अनफर्निश्ड में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट में भी देखेंगे हम लोग कंपनी के खुद का घर है या कंपनी किराए पे लेके दे रहा है। खुद का घर होगा तब जनसंख्या देखेंगे, जनसंख्या क्या देखना है? 10 लाख से कम आबादी देखेंगे तो 7.5% लगाएंगे सैलरी का। 10 लाख से ऊपर और 25 लाख तक देखेंगे तो सैलरी का 10%, और अगर 25 लाख से ऊपर पॉपुलेशन हुआ तो वो हो जाएगा 15% ऑफ सैलरी का। ये कंपनी का खुद का घर होगा तब। लेकिन अगर कंपनी ने रेंट पे लेके घर दिया होगा, रेंट पे, तब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, और 15% सेकंड निकालेंगे 15% ऑफ सैलरी। इस दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम होगा वही हमारा टैक्सेबल परक्विजिट्स होगा। तो इस तरह बाबू ये पूरा ग्राफ रेंट फ्री एकोमोडेशन का, अगर आप इसको समझ गए, अगर ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो इनकम टैक्स का जो सबसे, अगर हम बोला जाए कि टफ चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी, वो आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत फ्रूटफुल हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।